हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए आज हम साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। साथ ही हम कुल आपको 40 मॉडल पेपर करवाएंगे साइंस विषय के। हिंदी के भी 40 मॉडल पेपर और सोशल साइंस के भी 40 मॉडल पेपर। व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बिना समय गवाए प्रश्न है कि आनुवंशिकी के जनक निम्नलिखित में से कौन है भाई। विकल्प है कि मॉर्गन है आनुवंशिकी के जनक, या मेंडल है, या डार्विन है, या फिर हचिंसन है। कल शाम को भी मैंने जो आपको पीवाईक्यू वाली किताब याद करवाई थी, जो उस रात को क्लास रहती है, उसमें भी ये प्रश्न हो चुका है। आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आप अच्छे से याद रखना। मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक है। कौन है भाई? मेंडल है। इन्होंने किस पर भाई? मटर के पौधे पर जो है ये प्रयोग किया था आनुवंशिकी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मेंडल ने किस पर कार्य किया था, बताइएगा। पाइसम पर, सोलेनम पर, लेथेरस पर, या फिर डोलिकोस पर जो है काम किया था। अब देखिए, ये वैज्ञानिक नाम दे दिया मटर का। ठीक है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम भी कल रात जो क्लास हुई थी साइंस विषय की पीवाईक्यू वाली, उसमें हो चुका है। हमने मटर का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, हमने गेहूं का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, हमने जौ का वैज्ञानिक नाम आपको याद कराया था। 3 वैज्ञानिक नाम कल की क्लास में याद हो चुके हैं शाम को। तो मेंडल ने किस पर कार्य किया, तो आप अच्छे से याद रखना। मेंडल ने जो है पाइसम पर कार्य किया था। पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम ये पूरा नाम होता है मटर का वैज्ञानिक। ठीक है, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कमेंट करो सब लोग। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम। और जौ का क्या होता है भाई, बताइएगा। जिया मेज। ठीक है, क्या होता है? जिया मेज, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। मेंडल ने किस पर कार्य किया? पायसम सटाइबम अर्थात मटर के पौधे पर कार्य किया था। अब देखिएगा, प्रश्न है कि अचानक होने वाले वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं भाई। अचानक होने वाले जो वंशागत परिवर्तन होते हैं वह पुनर्योजन कहलाते हैं, या फिर उत्परिवर्तन कहलाते हैं, या प्राकृतिक चयन, या फिर प्राथिक पृथक्करण कहलाते हैं। तो आप अच्छे से याद रखें, अचानक होने वाले जो वंशानुगत परिवर्तन होते हैं ना, ये उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? ये उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण भाई कौन करता है। कोशिका की जो प्रकार्यात्मक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा होता है, या फिर कोशिका के केंद्र द्वारा होता है, या फिर सूत्रकणिकाओं के द्वारा, या फिर केंद्रक के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, कोशिका के जो प्रकारात्मक क्रियाएं हैं इनका जो नियंत्रण है, या फिर मैं कहूँ कोशिका की जो सारी फंक्शनल प्रोसेस जो होती हैं उनका नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरो में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है भाई? क्लोरोफ्लो, क्लोरोफ्लोरो, बताइएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरो में मौजूद तत्व होता है मैग्नीशियम। क्या होता है भाई? मैग्नीशियम। कल शाम को जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो पादप होते हैं, पादप या पौधे जो होते हैं, पादपों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। तो वहीं पर हमने देखा था कि हरी जो पत्तियां होती हैं भाई, हरी पत्ती जो होती है पौधे की, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें भी मैग्नीशियम ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ही पाया जाता है। और यहाँ पर भी मैग्नीशियम आया है कि क्लोरोफ्लोरो में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने भाई। मनुष्यों में संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? कौन है जो संयोजी ऊतकों से बना हुआ है? मांसपेशियां बनी हुई हैं, या कोशिका, हड्डी बनी हुई है, या फिर रेसे बने हुए हैं? अगर आपको याद हो, जो हमने सबसे पहली क्लास जो है एनसीईआरटी आधारित साइंस की ली थी, ठीक है, तीन लगभग पहली क्लास थी 2-3 दिन पहले की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि संयोजी ऊतकों से क्या क्या बनता है। तो आपको मैंने बताया था कि संयोजी ऊतकों से भाई रक्त बनता है, रक्त और हड्डी, ये दोनों संयोजी ऊतकों से बनते हैं, रक्त और हड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है भाई? बताइएगा। पेट है, गुर्दे हैं, त्वचा है, या फिर दिमाग है? सबसे बड़ा अंग तो आप याद रखिएगा, आसान है, बहुत आसान है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि पेट बहुत बड़ा है, दिमाग बहुत बड़ा है। ठीक है, तो भाई दिमाग बस सोचने की क्षमता में बड़ा है, सोचने में तो दिमाग से अच्छा कुछ है ही नहीं। देखो, तो भाई त्वचा, ठीक है, सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। प्रश्न है कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एस आई मात्रक भाई क्या है? विद्युत आवेश का वोल्ट है, कूलाम है, केल्विन है, या फिर किलोग्राम है? तो आप याद रखिएगा, विद्युत आवेश का जो एस आई मात्रक है ये है प्यारे साथियों, क्या आपका? कूलाम है विद्युत आवेश का एस आई मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन
और लगाए जाने वाले बल, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण है वो कितना होता है भाई जब कार्य शून्य होता है तब। तो भाई जब कार्य शून्य होने की स्थिति में देखिएगा कोई चीज है यहां पर रखी हुई है, यहां पर, ठीक है, इस पर अगर बल लगाया जा रहा है और विस्थापन की जो स्थिति है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण है अगर ये 0 डिग्री होगा ना, कितना होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा, कितना भाई 90 डिग्री होगा, तभी क्या है इनके बीच में कार्य कितना 0 होगा। जैसे कि विस्थाप, एक मिनट रुकिए, ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है भाई, विस्थापन ऐसे है नीचे की तरफ हो रहा है और बल इस तरह से लग रहा है, चीज वो नहीं खिसकेगी, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा, शून्य रहेगा, ठीक है, जैसी की तैसी रहेगी चीज, बिल्कुल नहीं खिसकेगी। प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है भाई, सूर्य ग्रह पर होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, या पृथ्वी और सूर्य पर, या पृथ्वी और चंद्रमा पर, या फिर वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है ये लागू होता है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है कि इन सभी पर लागू होता है, ठीक है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का जो प्रत्यास्थापन गुणांक है वह कितना होता है भाई, बताइएगा। तो आप याद रखिएगा ये 1.0 होता है, कितना होता है 1.0 होता है। प्रश्न है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ये कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है कितना होता है, तो आप याद रखना मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ये 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है, कितना 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने लोग सहमत हैं इससे कि 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, चलेगा। तो इसका होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर ये गलत है, मिसप्रिंट है, ओके, एफ कर लो इसे, एफ, तब ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में, तो ये मिसप्रिंट भी है, तभी तो मैंने पूछा कितने लोग भाई इसे सही कह रहे हैं, ठीक है, तो मिसप्रिंट भी तो हो जाता है हमारे टाइपिस्ट से। प्रश्न है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, बताइएगा। निम्न में से तापमान का मात्रक भाई कौन सा नहीं है, तो आप याद रखिएगा तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, ठीक है, ये तो हमने अभी देखा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, और केल्विन भी होता है। पास्कल जो है ये तापमान का मात्रक नहीं है, पास्कल जो है भाई साहब ये दाब का मात्रक है, किसका, दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। टेलीविजन का, टीवी का जो रिमोट होता है वह, हम टीवी के रिमोट को यूज करते हैं तो उससे कौन सी किरणें निकलती हैं, कौन सा प्रकाश निकलता है जिसकी वजह से टीवी जो है कंट्रोल हो जाती है रिमोट से, ठीक है, कौन सा प्रकाश निकलता है भाई उससे, ध्रुवित, या फिर पराबैंगनी रेज, या फिर अवरक्त किरणें, या फिर एक्सरे। आप याद रखना इससे अवरक्त किरणें निकलती हैं, ठीक है, कोई भी रिमोट हो किसी चीज को कंट्रोल करने का। प्रश्न है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती भाई, कैसे, ध्वनि द्रव में गमन नहीं कर सकती, या ठोस में, या हवा में, या निर्वात में। कल शाम को एक प्रश्न हुआ था इससे पहले वाली क्लास में जो साइंस की लाइव हुई थी पीवाईक्यू वाली, हमने बताया था कि प्रकाश जो है किसमें सबसे तेज गति से, प्रकाश किसमें तेज गति से संचरण कर सकता है, तो हमने आंसर सेलेक्ट किया था कि प्रकाश जो है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। तो आप याद रखना प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज गति से जो है संचरण कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल अवरोध उसकी रास्ते में नहीं रहता है निर्वात में, ठीक है, प्रकाश निर्वात में तेजी से चलता है। और ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि जो है ये भी निर्वात में तेजी से गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नर्म और छिद्रयुक्त सतह का यूज करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का यूज किया जाता है। यह ध्वनिक सुरक्षा होती है, श्रव्य सुरक्षा, या अपवर्तन, या फिर अवशोषण का कार्य हो रहा होता है, तो आप याद रखिएगा ये ध्वनिक सुरक्षा हो रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, जैसे विकल्प है कि पारदर्शी वस्तु उन्हें कहा जाता है, पारभासी या प्रदीप्त, या फिर प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहा जाता है। तो आप याद रखना जिन वस्तुओं का खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो दूसरे के प्रकाश से केवल
रिफ्लेक्ट होकर के चमकती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के माध्यम से चमकती हैं, तो इनको भाई अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कैसी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। ये जलती नहीं है, ओके, चमकती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को भाई मापा था? आप याद रखना, है ने वर्ष 1676 में मापा था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? भाई किसी भी परिपथ में जो विद्युत प्रवाह है ये किसके द्वारा संभव होता है, बताइए। तो आप हमेशा याद रखना, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। भाई किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा जो है संभव होता है किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, अगर हम वोल्टेज को स्थिर रखें, यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परपथ में जोड़ें, ध्यान रखना किसमें? श्रेणी परपथ में अगर जोड़ें तो परपथ में कुल धारा में कोई अंतर आता है या नहीं, ये बताओ। भाई वोल्टेज को हम सेम रखे हैं और श्रेणी परपथ में जो है बल्बों को जोड़ रहे हैं, तो कुछ अंतर आएगा? बताओ, परपथ में कुल धारा में कोई अंतर आएगा? तो भाई साहब कुल धारा जो है घट जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते। प्रश्न है कि स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है? तो आप याद रखना, स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें तो ये अमीबा पर, किस पर भाई? अमीबा पर अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये मदर ऑफ पर्ल के नाम से भाई जाना जाता है। किस नाम से? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो भाई सब अंतः परजीवी होता है फीताकृमि। कौन होता है? फीताकृमि है जो अंतः परजीवी का उदाहरण है। प्रश्न है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं भैया? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो आप याद रखना कि मकड़ी मैडम जो होती है ना, इनमें 4 जोड़ी आंखें होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है, लेकिन होती है तो होती है, क्या कर सकते हैं। प्रश्न है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइएगा जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ठीक है। बहुत चंबे वाली बात है, ऐसा पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ये पक्षी है हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, उल्टी उड़ सकती है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बताइएगा। जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन V1। प्रश्न है इनमें से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कह रहा है तो याद रखिएगा मीथेन है जो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इनमें से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मौजूद है किसमें भाई? चलिए, तो इसका सही जवाब है कि डबल बॉन्ड जो है एथीन में मौजूद है। किसमें भाई? एथीन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये है जेनेटिक्स। क्या है भाई? ये जेनेटिक्स, ठीक है। आनुवांशिकी की जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है आनुवांशिकी जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि एपिग्लोटिस सीमा निर्धारित करता है भाई किसकी? एपिग्लोटिस कहाँ पर होता है? किस किस के बीच जो है कार्य कर रहा होता है एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस जो है ये कार्य कर रहा होता है ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार में, ठीक है, एपिग्लोटिस। चलिए, तो आज के इस मॉडल पेपर के सभी कितने भाई? 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। 30 में से भाई आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताओ, ठीक है। और पूरे प्लेलिस्ट में जाकर 40 पेपर भाई आपको जरूर देखकर जाने हैं, हिंदी, साइंस और जीके की।